नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 1 दिसंबर 2023 ईस्वी। दिसंबर के आखिरी महीने का पहला तारीख है आज, और आज का न्यूज़पेपर और आर्टिकल डिस्कशन होगा। ये 2023 ईस्वी भी 30 दिन में निकल जाएगा और 2024 में आप आ जाएंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मुझे पता है आपको 2023 के 1 जनवरी से और 2023 के 1 दिसंबर आने में समय नहीं लगा होगा, पलक झपकते ही आ जाता है। और आज का जो आर्टिकल होगा वो इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन उसके इतर जो न्यूज़ है एक 6th शेड्यूल के बारे में, 6ठी अनुसूची के बारे में। कोई भी साल ऐसा नहीं होता है कि किसी पीसीएस या यूपीएससी में 6th शेड्यूल के बारे में या जनजातियों के बारे में नहीं पूछा जाता हो। उसको भी देखेंगे हम लोग, और एक मोए मोए मोमेंट भी देखेंगे। मोए मोए तो जानते ही होंगे, आज आप लोग ट्रेंड में चल रहा होगा, इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम सभी जगहों पर चल रहा है। टेलीग्राम नहीं, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। तो उस मोए मोए मोमेंट को भी देखेंगे कि क्या है ये भाई। मोए मोए नहीं देखेंगे क्या देखेंगे हम लोग कि एक जासूसी का खेल चल रहा है बहुत बड़े स्तर पर, और जिसमें भारत के समक्ष कुछ बाधाएं उत्पन्न हो गई है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और सबूतों के साथ आरोप लगाया गया है, और भारत सरकार ने भी बोला है कि हम जांच करेंगे। तो उस पूरे डिटेल को मैं थोड़ा सा समझा दूंगा आपको। और बिहार स्पेशल का भी एक न्यूज़ होगा, एक योजना को हरी झंडी दिखाई है मुख्यमंत्री ने, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और एक ज्वाइन का ऑप्शन आता है 299 का, आप ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब से भी कर सकते हैं, या मुझे मैसेज कीजिए, मैं भी आपको करवा दूंगा। तो पेड ग्रुप अगर आपको आंसर राइटिंग के लिए चाहिए हो तो बताइएगा। अभी अपने पास 450 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं पेड ग्रुप में। 2 अलग अलग ग्रुप है। पुराना वाला ग्रुप तो अब होल्ड कर दिया, उसमें ज़्यादा लोग नहीं ऐड कर सकता हूँ मैं। नए वाले ग्रुप में 50 लोग हैं, तो उसमें अभी कुछ लोगों को और मैं ऐड करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या है कि हिट जॉब इज़ नॉट आवर पॉलिसी से इंडिया ऑन यूएस चार्जेज। अमेरिका ने आरोप लगाया हम पे किसका, तो एक खालिस्तानी आतंकवादी है पन्नू, उसको मारने का हमने साजिश रचा, ऐसा आरोप लगाया गया है। अमेरिका ने पन्नू का नाम तो नहीं लिया, ध्यान से सुनते जाइएगा, लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स जो है अखबार, उसने बोला कि पन्नू ही है वो। ओके, अमेरिका ने सबूतों के साथ हम पर आरोप लगाया है और कुछ कहानियां भी भेजी है। कहानी का मतलब कि उसने पूरा का पूरा प्लॉट बताया है। तो प्लॉट मैं आपको बताता हूं। एक वरिष्ठ अधिकारी का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन उसको कोड नेम दिया गया है CC1। ये CC1 इंडियन कोई वरिष्ठ अधिकारी हैं जो पहले CRPF में काम कर चुके हैं। इन्होंने हायर किया एक नितिन गुप्ता नामक शख्स को। नितिन गुप्ता ये शख्स है कोई, गुजरात में इसके ऊपर कोई मर्डर वगैरह का चार्ज चल रहा था। तो वहाँ से जो आरोप लगाया गया वो पूरी कहानी बताता हूँ मैं। नितिन गुप्ता को हायर किया गया और उसको बोला गया कि तुम्हारे ऊपर सारे चार्जेज हटा दिए जाएंगे, तुम क्या करो, तो तुम्हें अमेरिका जाकर पन्नू के मर्डर के लिए प्लॉट रचना और उसको एग्जीक्यूट करना है। तो ये नितिन गुप्ता के पीछे CIA बहुत दिनों से पड़ी हुई थी। जब से उसको हायर किया गया तभी से पड़ी हुई थी। इसको भेजा गया सबसे पहले चेक गणराज्य। चेक गणराज्य आपको पता होगा, यूरोप में देश है एक चेक गणराज्य, वहाँ पर इसको भेजा गया। और वहीं पर इसको कब गिरफ्तार किया गया आपको मैं बताऊँगा तो थोड़ा सा आपको लगेगा। जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में स्टेट विजिट पर गए थे, तब अमेरिका के दबाव पर चेक गणराज्य ने इस नितिन गुप्ता को गिरफ्तार किया था। ठीक है, सुनिएगा, हमारे प्रधानमंत्री महोदय कहाँ थे, तो अमेरिका के स्टेट विजिट पर थे। अमेरिका के सरकार ने हमें इनवाइट किया था, उस समय नितिन गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। नितिन गुप्ता ने अमेरिका में एक शूटर को हायर किया था, हिटमैन को, और उसको $1,00,000 तक का मदद, लगभग में 1.5 करोड़ रुपए तक का राशि देने की प्रॉमिस भी की गई थी। उसके साथ ही साथ क्या हुआ कि जिस आदमी को नितिन गुप्ता ने हायर किया था ना पन्नू को मारने के लिए, वो आदमी था अमेरिकी खुफिया एजेंसी का एजेंट। फिल्मी टाइप का लग रहा है ना पूरा का पूरा स्टोरी। मुझे भी पहले जब मैंने सुना तो मुझे फिल्मी ही लगा। और जिसको नितिन गुप्ता ने हायर किया, तो नितिन गुप्ता ने सारा गोवर करके रख दिया। ये पूरा ऑपरेशन फेल हो गया और एक्सपोज हो गया। देखिए, इस तरह के ऑपरेशन दुनिया के हर देश करते हैं, और ये सही है या गलत आई डोंट नो। हम बस आरोप, बस बार बार मैं कह रहा हूँ, आरोप लगाया गया है। इस तरह के जो खेल होते पूरी दुनिया के देश खेलते हैं, लेकिन एक्सपोज होने से बच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्सपोज हुए हैं हम, और आरोप लगाया गया है, गंभीर आरोप लगाया गया है। और कल फिर कनाडा के प्रधानमंत्री भी आए सामने, जस्टिन ट्रूडो, और उसने बोला कि हम भी यही कह रहे थे कि इस तरह की हरकतें हो रही है।
देखिए, इसमें आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि अमेरिका जो है, इसका अगर इंटरेस्ट होता ना हमसे, और अगर ये खालिस्तानी प्रोपेगेंडा को समाप्त करना चाहता, वाकई हमारा दोस्त होता, तो ये इस चीज़ को होने देता या फिर इसको पब्लिक नहीं करता। लेकिन इन्हीं का, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं और अमेरिका और कनाडा जैसे देश जो है ना, यही खालिस्तान जैसे मुद्दे को जीवित रखते हैं, आपको ब्लैकमेल करने के लिए, आपके इंटरनल सिक्योरिटी को आधार बनाकर आपको ब्लैकमेल करने के लिए यही लोग प्लॉट रचते हैं। जैसे ही भारत रूस से S-400 खरीदता है, 2018-19 के आसपास भारत ने ऐलान किया था कि हम रूस से S-400 खरीदेंगे, अगले ही साल से खालिस्तान का मुद्दा आपको सबसे टॉप पर दिखा होगा। कोई ऐसा महीना नहीं बीता है, कोई ऐसा दिन नहीं बीता है कि जिस दिन कोई न कहीं इस चीज़ का आपको न्यूज़ में न दिखा हो हल्ला ना दिखा हो। लेकिन भारत के बाहर दिखेगा सारा, भारत के अंदर आपको नहीं दिखेगा। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि ये सारा प्लॉट कुछ अलग होता है। ये वही अमेरिका है और वही वेस्टर्न कंट्रीज़ है ना, जिन्होंने वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के झूठे प्रोपेगेंडा का आधार पर, जिसको रचा था वेस्टर्न मीडिया ने। ये जो वेस्टर्न मीडिया आप देखते हो, उसका सबसे बड़ा झूठ आज तक का क्या है, तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहाँ पर है, तो इराक में है, सद्दाम हुसैन के पास। और इन्होंने इराक में कम से कम 2 लाख इराकी लोगों को मारा बॉम्ब करके, और वो हमें ज्ञान दे रहे हैं हिटमैन को लेकर। तो ये पूरी कहानी थी जो मुझे आपको बताना था। चलते हैं आज के, यही था वो मोए मोए मोमेंट जिसमें हम फंसते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आरोप बहुत ही गंभीर लगाएगा। और सबसे मुख्य क्या होता है कि इस तरह के काम तो सभी करते हैं, लेकिन इससे साख को हमारी धक्का पहुंचता है। साख, एक क्रेडिबिलिटी जो है ना पूरी दुनिया में भारत का, कि हम थोड़े से अच्छे देश हैं, उस इमेज को थोड़ा सा धक्का पहुंचता है। इसलिए मुझे आपको ये बताना था। चलते हैं आज के आर्टिकल पर। कल द हिंदू में आर्टिकल आया था कि सर्वोच्च न्यायालय मामलों की अधिकता को कम करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इससे संबंधित आर्टिकल द हिंदू में आया था। उसी को समझते हैं। देखिए, दरअसल में हो क्या गया, अपने देश में न्यायिक प्रणाली की जो स्थिति है ना, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अपने देश में न्याय पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। और जिस लोकतंत्र में, जिस भी समाज में या जिस भी सिस्टम में न्याय में देरी होती है, तो उसका मतलब होता है कि आप न्याय दे ही नहीं रहे हैं। न्याय के लिए टाइमिंग बहुत ही ज़रूरी होता है। अब किसी के साथ कोई क्राइम हुआ 18 वर्ष की उम्र में, विक्टिम है वो कोई, और वो जब 90 साल का हो रहा है तब जाके उसको न्याय मिल रहा है, तो इसको न्याय नहीं बोलते। तो उस प्रताड़ना के साथ वो पूरा जीवन जी लिया उसने, उसका जीवन जो है वो एक केस के इर्द गिर्द घूमकर बर्बाद हो गया। अब उसको न्याय देकर आप न्यायिक चीज़ों को तो बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, दरअसल में आप उस आदमी को फिर से प्रताड़ित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम बन गया अपने देश में। और हाई कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक क्यों इतनी ज़्यादा चीज़ों की संख्या है, केसों की संख्या क्यों इतनी ज़्यादा है, क्यों बर्डन बढ़ता जा रहा है, इन सभी चीज़ों को आज हम लोग डिटेल में समझेंगे। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा सा ढांचा भी समझेंगे। देखिए क्या दिया कि वर्तमान में बैकलॉग की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, जहां सर्वोच्च न्यायालय के 34 न्यायाधीशों के समक्ष 80,000 से अधिक मामले समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और क्या है ये, 80,000 से ज़्यादा मामले 34 न्यायाधीशों के सामने। ये सब कुछ फैक्ट होते हैं ना, इसको आप यूज कर सकते हैं न्यायिक सुधार से जुड़ा हुआ अगर कुछ पूछा जाता है वहाँ पर। यह बैकलॉग एक उल्लेखनीय चुनौती को प्रकट करता है, जिसने शीर्ष न्यायालय के भीतर संरचनात्मक सुधारों के बारंबार आह्वान को प्रेरित किया है। लंबित मामलों की विशाल संख्या न केवल मौजूदा न्यायिक अवसंरचना पर दबाव को उजागर करती है, बल्कि एक अधिक कुशल व सुव्यवस्थित कानूनी प्रक्रिया की आवश्यकता को भी रेखांकित करती है कि आपके पास क्या होना चाहिए, कुशल व सुव्यवस्थित कानूनी प्रक्रिया का अभाव है आज भी हमारे देश में। 75 वर्षों के बाद हम स्पेस की बात करते हैं, तो साथ ही साथ आज एक इसरो का भी टॉपिक बताऊंगा, बहुत ही यूनिक टॉपिक है। लेकिन हमें इन चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है, जनता से डायरेक्ट जुड़े हुए मुद्दे हैं। ओके, हर सर्वोच्च न्यायालय के बारे में क्या क्या जानते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा, ये सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, अगर आपको संविधान के आर्टिकल नहीं याद हो तो मैं एक क्रम बताता हूँ, आप याद कर लेंगे। सबसे पहले राज्य आता है, स्टेट, जिसमें हम बोलते हैं भारत एक संघ होगा वगैरह वगैरह। उसके बाद से नागरिकता आ जाती है, नागरिकता के बाद मूल अधिकार, मूल अधिकार के बाद डीपीएसपी है, डीपीएसपी के बाद केंद्र का जो न्यायपालिका है वो शुरू हो जाता है, जिसमें राष्ट्रपति महोदय सबसे पहले आते हैं। उसके बाद से जैसे ही आर्टिकल 123 के समक्ष क्या होता है, तो संसद समाप्त हो जाती है। आर्टिकल 123 में संसद समाप्त होती है। 124 से क्या शुरू हो जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट शुरू हो जाता है। 147 तक सुप्रीम कोर्ट है। 148 में क्या है, आर्टिकल कैग का आर्टिकल आ जाता है।
क्या क्या आर्टिकल के बाद राज्य की जो केंद्र की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कार्यपालिका है केंद्र की, वो समाप्त हो जाती है। उसके बाद राज्य की कार्यपालिका शुरू हो जाती है। इसको इसी क्रम में अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको आर्टिकल नहीं ध्यान में रखना है, एक क्रम ध्यान में रहेगा तो भी आप अंदाजा लगाकर वहाँ पर आंसर निकाल ले जाएंगे। 124 के तहत स्थापित सर्वोच्च न्यायपालिका देश का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है। इसके पास संविधान की व्याख्या, कानूनों की वैधता, मूल अधिकारों की सुरक्षा से जुड़े मामलों को सुनने तथा उस पर निर्णय लेने की शक्ति है। और अपने देश में न्यायिक प्रणाली किस प्रकार से काम करता है, तो इस प्रकार से काम करता है। हमेशा ये फोटो जरूर बनाइएगा जब भी न्यायपालिका जुड़ी हुई चीज़ों को लिखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय एक ही है, हाई कोर्ट उससे कम संख्या में है, और सबसे ज़्यादा संख्या में क्या है नीचे, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबसे ज़्यादा हो गया, उससे कम हाई कोर्ट, और एक ही है सर्वोच्च की सारी शक्तियाँ कहाँ पर जा रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ हो जाती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए था। ये अपने देश का न्यायिक सिस्टम है। यहाँ सभी नागरिक और आपराधिक मामलों के लिए अपील की अंतिम अदालत के रूप में भी कार्य करता है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश, CJI और 34 से अधिक अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं, जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के अपने नियम एवं प्रक्रियाएं हैं। वह विभिन्न प्रकार के आदेश व निर्णय जारी कर सकता है। कौन कर सकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जारी कर सकता है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का विकास कैसे हुआ था? औपनिवेशिक काल के दौरान देश में 3 सर्वोच्च न्यायालय थे। बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में 3 सर्वोच्च न्यायालय थे। आपको पता होना चाहिए कि आज़ादी के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो कार्यालय है वो कहाँ पर था, तो पुराने संसद भवन के ही एक ऑफिस में काम करती थी सुप्रीम कोर्ट। बाद में सुप्रीम कोर्ट का निर्माण किया गया था। अभी जो वर्तमान आपको बड़ा सा दिखता है प्रगति मैदान के पास, तो वो बाद में निर्माण किया गया था। ओके, अगला क्या है कि भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 ने सर्वोच्च न्यायालय को अलग अलग क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय से प्रतिस्थापित कर दिया। 1861 में जब कैनिंग था भारत का वाइसराय, उस समय भारत सरकार 1935 ने एक्ट ने प्रीवी काउंसिल उच्च न्यायालयों के लिए एक अपीलीय निकाय के रूप में भारत के संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का गठन किया। 1935 का ही मुख्य रूप से प्रावधान है जिसको लागू किया गया था। भारत ने 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान अंगीकृत किया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था हमारा संविधान। ये सारे डेट इंपॉर्टेंट होते हैं, ये तो आपको याद रहता है, लेकिन 26 नवंबर 1949 भूल जाते हैं, फिर आप एग्जाम में गलत कराते हैं पीटी के सामान्य फैक्टों में। सर्वोच्च न्यायालय जैसा इसका वर्तमान स्वरूप है की स्थापना 28 जनवरी 1950 को संविधान का अनुच्छेद 124 के तहत भारत के स्वतंत्र व लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के 2 दिन के बाद की गई थी। कब किया गया था, तो इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को, 28 जनवरी 1950 ईस्वी को, अभी जो वर्तमान स्वरूप आपको सुप्रीम कोर्ट का दिखता है उसकी स्थापना की गई थी। अनुच्छेद 130 के तहत इसे दिल्ली में अधिनिष्ठ किया गया, अभी भी इसका स्थान है। और एक चीज़ और है, स्वतंत्रता के बाद अगर भारत सरकार चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय के एक और पीठ का गठन देश में कहीं पर भी कर सकता है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद स्थापित पहले सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश सहित 8 न्यायाधीश शामिल थे। उस समय की बातें हो रही है। साल दर साल कार्य के बढ़ते बोझ और अनसुने मुकदमों की बढ़ती संख्या के साथ, देखिए मैं ये चाह रहा हूँ ना कि इस स्टैटिक टॉपिक भी आपका, ये स्टैटिक टॉपिक है पॉलिटी का, सर्वोच्च न्यायालय, ये भी आपका कम से कम एक बार कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और एक चीज़ का ध्यान में रखिएगा, जब भी आप सर्वोच्च न्यायालय पढ़ते हैं तो आपका हाई कोर्ट भी कंप्लीट हो जाता है, अलग से नहीं पढ़ना पड़ता, बस आप आर्टिकल चेंज कर दीजिए और कुछ मूल क्षेत्राधिकार में परिवर्तन कर दीजिए। जैसे केंद्र और राज्य का अगर झगड़ा हो रहा है तो पहला किसका बनता है इस पर समाधान करना, तो सुप्रीम कोर्ट का यह अधिकार में आता है। 2 या 2 से अधिक राज्य अगर झगड़ते हैं तो कौन उसका समाधान करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट करता है। बस ये 2-3 चीज़ें जो हैं वो अलग हैं हाई कोर्ट से, बाकी मैक्सिमम मामलों में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बस आर्टिकल आप एक्सचेंज कर दीजिए और कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसको जरा ध्यानपूर्वक समझिएगा तो आपका 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, साल दर साल कार्य के बढ़ते बोझ और अनसुने मुकदमों की बढ़ती संख्या के साथ भारतीय संसद में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 1950 में 8 से बढ़कर 1956 में 11, 14, 18 और 2009 में 31, वर्ष 2019 में 34 कर दी गई। वर्तमान में कितने हैं, 34 हैं। अनुच्छेद 124 के तहत संविधान संसद को सर्वोच्च न्यायालय के सदस्य संख्या बढ़ाने की शक्ति प्रदान करता है। एक किसको, तो संसद को। सर्वोच्च न्यायालय के सदस्यों की संख्या अगर बढ़ानी है, न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी है, तो कौन बढ़ा सकता है वो चीज़, राष्ट्रपति बढ़ा सकते हैं क्या, नहीं, कौन, संसद। इसको ध्यान में रखिएगा, यही पूछ लेगा पीटी में, फिर आप वहाँ पर गलत कर देंगे। ओके, सर्वोच्च न्यायालय कितने क्षेत्राधिकार हैं, अब क्षेत्राधिकार पर चलते हैं, यही सबसे मूल चीज़ होता है। क्षेत्राधिकार का मतलब कौन कौन सा उसके जुरिडिक्शन में आता है। संविधान के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय का 3 क्षेत्राधिकार हैं। पहला होता है मूल, दूसरा होता है अपीलीय और तीसरा होता है सलाहकारी, एडवाइजरी। एडवाइजरी के तौर पर राष्ट्रपति वगैरह को सलाह देता है। अगला क्या लिखा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय एक संवैधानिक न्यायालय है।
के साथ साथ अपीलीय न्यायालय कोर्ट ऑफ अपील के रूप में भी काम करता है। न्यायालय अलग अलग आकार के पीठ बेंचेज के रूप में मामलों की सुनवाई करता है, जिसका निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश जो मास्टर ऑफ द रोस्टर के निर्देश पर रजिस्ट्री द्वारा किया जाता है। अब मास्टर ऑफ द रोस्टर क्या होता है? समान में सर्वोच्च, क्या बोला मैंने, सुनिएगा जरा ध्यान से, समान किसी का अधिकार क्षेत्र ज़्यादा नहीं है। समान में सर्वोच्च कौन है? तो मास्टर ऑफ द रोस्टर मुख्य न्यायाधीश होते हैं जो बेंचों का गठन करते हैं। ये चीज़ के लिए आसान सी चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा हाईफाई चीज़ नहीं है, बस टर्मिनोलॉजी है, मास्टर ऑफ द रोस्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होता है कि आमतौर पर 5, 7, 9 न्यायाधीश शामिल होते हैं। ये विषम संख्या में क्यों है? ताकि फैसले लेते समय बराबरी ना हो पाए, 3-2, 2-3, 1-2 इस तरह का हो। अब एक आदमी को आधा आधा तो नहीं बांट सकते ना, तो इसलिए विषम संख्या में रखे जाते हैं कि जब भी कोई फैसला लिया जाता है तो बहुमत से लिया जाता है न्यायाधीशों के। आपने सुना होगा कि एक न्यायाधीश ने विपक्ष में वोट दिया, बाकी चारों पक्ष में दिया फैसला, उस प्रकार से फैसला लागू होता है, तो इसीलिए विषम संख्या में बनाए जाते हैं। ओके, जो संवैधानिक विधि संबंधित किसी विशिष्ट मुद्दे पर विचार विमर्श करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 145(3) में संविधान पीठ के गठन का उपबंध किया गया है। इसमें कहा गया है कि जिस मामले में संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है, मतलब कि सामान्य भाषा में सुनिएगा, संविधान में कोई ऐसा आर्टिकल आ गया या कोई ऐसा प्रावधान आ गया जिसको अब क्या करना है, डिफाइन करना है। ठीक है, तब जैसे मान लीजिए गाँव में कोई पूजा पाठ से संबंधित कोई चीज़ बताना होता तो पंडित जी के पास चले जाते थे, पतरा दे के बताते थे। क्यों? क्योंकि उनका उसमें विशेषज्ञता हासिल है। तो संविधान को एक्सप्लेन करने का समय समय पर यह अधिकार किसको दिया गया है? संविधान के द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को दिया गया है कि आप क्या करेंगे, संविधान के रक्षक के तौर पर भी काम करेंगे। यूपीएससी ने एक बार सवाल पूछा था कि निम्न में से संविधान का रक्षक किसको कहा जाता है? तो किसको कहा था? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कहा जाता है। पीटी में पूछा गया था। अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा, लेकिन संविधान के रक्षक के तौर पर शपथ ग्रहण राष्ट्रपति महोदय भी करते हैं, लेकिन वो संविधान के रक्षक नहीं होते हैं। इन दोनों का अंतर समझिएगा। संविधान का रक्षक का काम कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करता है एक तरह से। तो जब भी कोई इस तरह का मामला फंसता है तो संवैधानिक पीठ का गठन किया जाता है। अभी भी बहुत सारे मुद्दों को लेकर संवैधानिक पीठ बनाया गया है। आपने सुना होगा कि संवैधानिक पीठ बनाया गया है, तो वो इसी के तहत में किया जाता है। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इसका विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 143 जो राष्ट्रपति के परामर्श लेने की शक्ति संबंधित के अधीन निर्देशों की सुनवाई करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 5 होगी। संवैधानिक पीठ में बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 5 होगी। 5 से न्यायाधीश से कम का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं हो सकता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के समझ कितने मामले लंबित हैं? अब आज के आर्टिकल के सबसे मुख्य हिस्से पर आते हैं। यहाँ से आपको फैक्ट और डेटा मिलेगा जिसका आपको यूज करना है। ये घर में रखने के लिए नहीं है, सजाने के लिए नहीं है, नोट्स बनाने के लिए नहीं है। पीडीएफ तो इसका मैं पेड ग्रुप में देता ही हूँ। इसको आपको यूज करना है जगह जगह पर, आंसर राइटिंग में, निबंध लेखन में, हर जगह इसको भरपूर मात्रा में यूज करना है। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2023 तक की स्थिति है। ये पिछले से पिछले महीने का सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों की संख्या 80,344 है, जिसमें से 78% मामले जो है दीवानी हैं और 22% फौजदारी हैं, आपराधिक मामले शामिल हैं। ठीक है, क्राइम से जुड़ा हुआ 22% है और 78% जो दीवानी मामले होते हैं, परिवार से संबंधित या कोई और चीज़ को डिस्कस करने से संबंधित, उसी सबसे संबंधित है। ओके, उल्लेखनीय कि सर्वोच्च न्यायालय ने उसके समक्ष अब तक दायर कुल 37,777 मामलों में से 36,164 का निपटारा 2023 तक कर लिया था। अगला क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 4,000 से अधिक मामले एक दशक से 10 साल से पुराने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 4,000 मामले हैं। कितने? 4,000। ओके, आगे बढ़ें। कुछ पता चल रहा है कि कहाँ पर है स्थिति? लंबित मामलों की इस बड़ी संख्या के पीछे का प्रमुख कारण क्या है? अब इसका कारण क्या है भाई? तो न्यायाधीशों की कम संख्या, 34 मात्र न्यायाधीश हैं। 2023 तक तो स्थिति के अनुसार केवल 32 न्यायाधीश ही थे। ये तो उनको बाद में किया गया है, लेकिन अगस्त 2023 तक की स्थिति के अनुसार केवल 32 न्यायाधीश ही नियुक्त किए गए हैं। 34 में भी 2 कम ही हैं। इस प्रकार से 2 रिक्तियाँ मौजूद हैं जिन्हें तत्काल भरने की आवश्यकता है। क्यों नहीं भरा जा रहा है किसी को नहीं पता देश में, सच बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से होती है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम अपने देश में है ही नहीं। हर चीज़ को लेकर ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन जस्टिस में जो आदमी जस्टिस का देने का काम करेगा उसकी नियुक्ति किस प्रकार से होगी, इसका कोई भी प्रावधान अपने देश में ट्रांसपेरेंट सिस्टम है ही नहीं। आपने आप सुना कि 34 के 32 ही हैं, 2 क्यों नहीं है किसी को नहीं पता। क्यों नहीं नियुक्त किया गया है? आई डोंट नो, वी डोंट नो। भारत में न्यायाधीश जनसंख्या अनुपात भी अन्य देशों की तुलना में बहुत ही कम है।
राज्यसभा में विधि मंत्री द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अनुसार भारत में प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर 21 न्यायाधीश ही मौजूद हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जरूर ध्यान में रखिएगा इसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। यह प्रति 10 लाख लोगों पर 50 न्यायाधीशों के वैश्विक औसत के व्यापक रूप से कम है। विश्व में कितना है औसत? तो 50 न्यायाधीश होना चाहिए 10 लाख आबादी पर, ठीक है, क्योंकि 10 लाख आबादी पर सब कोई क्राइम थोड़ी नहीं करता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से 10,000 लोग क्राइम करते हैं, यही तो होता है। मैक्सिमम जो सोसाइटी होता है वो क्राइम से दूर रहता है, ठीक है। तो 50 होना चाहिए, लेकिन है अपने देश में कितना? आधे से भी 4 कम है, 21 ही है मात्र। इसके अलावा न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा की जाने वाली अनुशंसाओं की पूर्ति में सरकार प्रायः देरी करती है। अब यहाँ पर सरकार भी देरी करती है। कॉलेजियम में न्यायाधीशों की अनुपस्थिति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रायः विभिन्न अधिकारियों और गैर आधिकारिक समारोह जैसे सम्मेलन, सेमिनार, उद्घाटन आदि में भाग लेना पड़ता है, जिसमें उनका बहुमूल्य समय बर्बाद होता है। मामलों की सुनवाई के लिए उनकी उपलब्धता प्रभावित होती है। इसके अलावा स्वास्थ्य, व्यक्तिगत अवकाश जैसे विभिन्न कारणों से भी उनकी अनुपलब्धता की स्थिति बनती है। बहुत सारे कारणों से न्यायाधीश महोदय वगैरह जो होते हैं वो काम नहीं कर पाते हैं। दरअसल में 60+ में हो जाते हैं यहाँ तक आते आते, तो उनको भी तो थोड़ा सा उनकी भी कैपेसिटी होती है, फिर भी वो बहुत काम करते हैं। ये चीज़ मानना पड़ेगा आपको कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश वगैरह पर ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा रहता है। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आपने इथिक्स पेपर 4 पढ़ा होगा यूपीएससी का, तो न्यायाधीशों का जीवन होता है ना, बहुत ही ज़्यादा कटित होता है। वो आमतौर पर सभी जगहों पर पार्टी, फंक्शन, ये सब चीज़ें अटेंड नहीं कर सकते हैं। हर किसी से खुलकर बातचीत नहीं कर सकते। कोड ऑफ कंडक्ट होता है उनका कि आप किसी भी चीज़ के बारे में एटेंडम कहीं भी नहीं बोलोगे, किसी से भी कोई गिफ्ट उपहार वगैरह तो नहीं ही लोगे। एटेंडम किसी भी पार्टी फंक्शन को आप अटेंड नहीं कर सकते हो। तो बड़ा ही कटा हुआ जीवन होता है न्यायाधीशों का, ठीक है। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट भी होता है उनके लिए, काफ़ी कठिन कोड ऑफ कंडक्ट है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, न्यायाधीशों का जीवन जीना आसान नहीं होता है। ओके, अगला क्या है कि भारत के विधि आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने न्यायिक कार्यकरण के लिए वर्ष में 193 कार्य दिवस ही हैं। 193 दिन ही साल में काम करती है। अब संरचना की भी कमी है। सर्वोच्च न्यायालय को कोर्ट रूम, कर्मचारी, प्रौद्योगिकी इत्यादि को पर्याप्त अवसंरचना की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जो इसकी दक्षता और उत्पादकता को बाधित करता है। उदाहरण के लिए सर्वोच्च न्यायालय में केवल 17 कोर्ट रूम मौजूद हैं, जो सभी पीठ और मामलों को समायोजित कर सकने के लिए पर्याप्त नहीं। बताओ, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में पर्याप्त संख्या में सर्वोच्च न्यायालय में कोर्ट रूम मौजूद नहीं है। तो ये थोड़ा सा विकट परिस्थिति हो जाता है। कोर्ट रूम तो देना चाहिए था। न्यायालय के कर्मचारियों को कम वेतन, खराब प्रशिक्षण, उच्च कार्यभार जैसी क्षमताओं का भी सामना करना पड़ता है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने मामलों को द्रुत यानी कि त्वरित व सुगम निपटाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई फाइलिंग, डिजिटल लाइब्रेरी जैसी आधुनिक सुविधाओं को भी शुरू की। लेकिन ये सब चीज़ें पढ़ने के लिए ज़्यादा हैं, न्यायालय में ये सब चीज़ें लोगों के बीच में ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है। ये सब तरीके जो हैं लोगों के बीच में लोकप्रिय नहीं है। पढ़ने लिखने के लिए सब मुद्दे ज़्यादा हैं। आपका सिलेबस ज़रूर बढ़ाते हैं, ई फाइलिंग, डिजिटल लाइब्रेरी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई न्यायालय क्या होता है, लेकिन ये सब दरअसल उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पा रहा है। उच्च न्यायालय से प्राप्त अपील में यह पाया गया कि सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त अपीलों में से अधिकांश उच्च न्यायालय से आए हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के निकट स्थित है, अर्थात पंजाब, हरियाणा उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय से प्राप्त अपील एक बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं। यानी कि ये जो हाई कोर्ट है ना, उत्तर भारत के बड़े बड़े हाई कोर्ट जो दिल्ली के समीप हैं, आस पड़ोस के इलाकों में, उनसे सबसे ज़्यादा अपील कहाँ पर आ जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आ जाता है। जबकि दिल्ली में अवस्थित सर्वोच्च न्यायालय से दूर अवस्थित न्यायालय से पहुँच और लागत संबंधी कठिनाई के कारण कम अपीलें दायर की गई हैं। अब नॉर्थ ईस्ट से, मद्रास से और केरल से कम अपीलें आती हैं दिल्ली में, लेकिन आस पड़ोस के राज्यों से तो वो डायरेक्ट बोलते हैं हम सुप्रीम कोर्ट ही पहुंचेंगे और इधर उधर तो हमारा काम बनेगा नहीं। निरर्थक और गंभीर तुच्छ मामले दायर करना, कुछ मामले ऐसे भी होते हैं निरर्थक होते हैं और वो समय का दुरुपयोग करते हैं। अपने अत्यंत व्यापक क्षेत्राधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निरर्थक जनहित याचिकाओं पर भी विचार किया है, जैसे कि कुरान से कुछ अंशों को हटाना या संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष को हटाने की मांग करना। इस तरह की अपीलें भी शामिल की जाती हैं। अब कुरान में क्या परिवर्तन करना, ये सर्वोच्च न्यायालय का थोड़ी ना काम है यार। अब रामायण है उसमें कुछ परिवर्तन करें, सर्वोच्च न्यायालय का काम थोड़ी ना है। ये किसका काम है? तो भाई ये किसी का काम नहीं है। जो बुक है उसको मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो आप मत मानिए। कोई बुक तो आपके सर पर आकर नहीं रख दिया गया कि नहीं मानो ही एक एक लाइन, नहीं मानना है मत मानिए। उस बुक में अगर कुछ आपत्तिजनक आपको लगता भी है तो उस बुक में रहने दीजिए, मत पढ़िए उसको। सीधी सी बात है। अगर आपको लगता है कुछ आपत्तिजनक तो, या अगर आपको नहीं लगता है, आपको लगता है कि मुझे उसको पढ़ना चाहिए, तो जो ज़रूरी हिस्सा है उसी को पढ़ लीजिए। किसी भी धर्म में कोई चीज़ बुराई में नहीं लिखा जाता है। हर धर्म में कुछ न कुछ अच्छाई ही होती है, सब कुछ अच्छा ही होता है। बस उसको इम्प्लीमेंट और आप देखते किस नज़रिए से हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य रूप से मैं ये कह रहा था कि ये सब काम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का नहीं है। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा के क्या कर लोगे? एक चीज़ मैं आपको आज पूछता हूँ, आप मुझे बताइएगा। थोड़ा सा समय मैं लूँगा क्योंकि डिटेल में मैं जाना चाहता हूँ। अगर प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं जोड़ा गया था
क्या उससे पहले भारत सेकुलर नहीं था? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइएगा। ये तो 1942 में 1975 में जोड़ा गया है ना, 42 में संविधान संशोधन के द्वारा। और क्या उससे पहले भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं था? संविधान में तो था ही भाई, धर्मनिरपेक्ष की भावना तो थी ही हमारे संविधान में, धर्म के लिए स्वतंत्रता का अधिकार तो था ही। तो शब्द जोड़ने से क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ा है, बताइए मुझे। 1975 से पहले का भारत, 1975 के बाद के भारत में क्या फ़र्क दिखता है आपको? कुछ भी फ़र्क नहीं है। तो ये सब चीज़ें बेकार होती है, सुप्रीम कोर्ट का समय बर्बाद करती हैं। PRS लॉजिस्लेटिव रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2016 में दायर विशेष अनुमति याचिकाओं में से 86% को स्वीकार कर लिया था। और यह न्याय तक पहुंच पर भारत के विधि आयोग ने 2009 में रिपोर्ट में अनुशासित 25% की स्वीकृति दर से काफ़ी अधिक है। और 86% जो याचिकाएं आई उस सबको स्वीकार कर लिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। अगला क्या है, कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? तो देखिए क्या बोला गया है कि सर्वोच्च न्यायालय को 2 प्रभागों में विभाजित करना। भारत के 10वें विधि आयोग ने प्रस्तावित किया था कि सर्वोच्च न्यायालय को 2 प्रभागों में विभाजित किया जाए। संवैधानिक प्रभाव अलग बना देना चाहिए और विधिक प्रभाव अलग बना देना चाहिए। संविधान से जुड़े मामलों के लिए अलग से विभाग बना देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। और जो डेली वैधानिक कानूनों का उल्लंघन के मामले वहाँ पर आते हैं, वैधानिक कानून, उसके लिए अलग से वहाँ पर बना देना चाहिए। प्रस्ताव में कहा गया केवल संवैधानिक विधि से संबंधित मामलों को ही प्रस्तावित संवैधानिक प्रभाव के समक्ष लाया जाए, बाकी मामलों को उनके समक्ष नहीं लाना चाहिए। इस प्रस्ताव को दोहराते हुए 11वें विधि आयोग ने 1988 में कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय को पृथक भागों में विभाजित करने से न्याय अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध होगा। यानी कि 2 बार 3 बार कहा गया। आपसे जब उपाय पूछा जाए तो आप इसी प्रकार से लिखेंगे, 11वें विधि आयोग और ये विधि आयोग के अनुसार ये कहा गया था। SLP के लिए एक राष्ट्रीय अपील न्यायालय की स्थापना करना। बिहार लीगल सपोर्ट सोसाइटी बनाम भारत के मुख्य न्यायाधीश 1986 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक राष्ट्रीय अपील न्यायालय नेशनल कोर्ट ऑफ अपील की स्थापना करना वांछनीय होगा, जो क्या करे, जो विशेष अनुमति याचिकाओं पर विचार करने में सक्षम होगा। इससे सर्वोच्च न्यायालय को केवल और केवल संवैधानिक और सार्वजनिक कानून से संबंधित प्रश्नों पर विचार करने की अनुमति मिल सकेगी। हमने सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बोला था कि स्पेशल आप क्या कर लो, तो एक अपील के लिए न्यायालय ही गठन कर लो, जिसमें क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ अपीलों को सुना जाएगा, बाकी जो मामले फिर मेरे पास आएंगे ना, मैं उनको सुन लूँगा। इससे क्या होगा, मामले बट जाएंगे आपस में। ओके। सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्रीय पीठों की स्थापना करना। सर्वोच्च न्यायालय को और अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक कदम। 239वें विधि आयोग ने वर्ष 2009 में अपने गैर संवैधानिक मुद्दों की सुनवाई के लिए दिल्ली, चेन्नई व हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई में 4 क्षेत्रीय पीठ स्थापित करने की अनुशंसा की थी कि सर्वोच्च न्यायालय केवल दिल्ली में ही क्यों है, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई सभी जगह स्थापित करो, है ना। इससे क्या होगा कि इससे और भी ज़्यादा जस्टिस जो है सुगम हो पाएगा। इससे 4 क्षेत्रीय पीठों, प्रत्येक क्षेत्र से 6 न्यायाधीशों को अपीलीय उत्तराधिकार सौंपने की सिफारिश की, जबकि नई दिल्ली स्थित अवस्थित संविधान पीठ नियमित रूप से कार्य करती रहेगी। संविधान पीठ नई दिल्ली में स्थापित होगी और 4 जो क्षेत्रीय होंगे वहाँ पर अपील वगैरह या कोई हाई कोर्ट से मामला आया तो उसको सुनवाई किया जा सकता है आसानी से। इसने कहा कि गैर संवैधानिक मामलों के भारी बैकलॉग को क्षेत्रीय पीठों के बीच विभाजित कर सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक मुद्दों और राष्ट्रीय महत्व के अन्य मामलों को दिन प्रतिनिधि के कार्यकारण के आधार पर निपटा सकता है और इससे क्या होगा, कहीं न कहीं मदद मिलेगा। कार्य दिवस की संख्या बढ़ाने के लिए भी कहा गया था कि कार्य दिवस आप 206 दिन कीजिए और 21 दिनों तक काम करना चाहिए महीने में। और क्या है, 2009 के विधि आयोग ने अपने 230वें सुझाव दिया कि अवकाश की अवधि में कटौती करना चाहिए। एक अंतिम अपील न्यायालय और एक अस्थायी संविधान पीठ की स्थापना करना, यही सब कुछ ऐसे सुझाव दिए गए थे जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या कर सकती है, तो अपने यहाँ लंबित मामलों की संख्या को कम कर सकती है। अगले न्यूज़ पर हम लोग चलते हैं। अगला न्यूज़ क्या है, तो अगला न्यूज़ इसरो से संबंधित है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रख लीजिएगा। इससे इंपॉर्टेंट इसरो से जुड़ा हुआ न्यूज़ इस बार नहीं था। एक चंद्रयान और एक ये क्या है, ये एक्सपोसैट क्या है ये, तो ये इसरो का पहला इंडिया सेट टू लॉन्च एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट से इसरो पहला पोलैरीमीटर सैटेलाइट हम लॉन्च कर रहे हैं। दरअसल देखिए मामला क्या है, मैं समझाता हूँ, आप समझ जाएंगे, आसान है। क्या है मामला, अब तक जो इसरो था ना वो सिटीजन सेंट्रिक यानी कि लोगों से संबंधित मुद्दों को लिए स्पेस को एक्सप्लोर करता था, जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट बना लेना, एग्रीकल्चर और टीवी, रेडियो, इन चीज़ों को सुगम बनाया जा सके लोगों के लिए, उसके लिए सैटेलाइट बना लेना। खनिज संसाधनों को ढूंढना है देश में तो उसके लिए सैटेलाइट बना लेना। जीपीएस सिस्टम को बनाना है तो उसके लिए सैटेलाइट बना लेना। और बाद में हमने इसरो का जब विकास शुरू हुआ, भारत की इकॉनमी बढ़ी और हम इतने सक्षम हुए कि हम अब लोगों से हटकर दूसरे चीज़ों के बारे में भी स्पेस में सोच सकें। तो मंगलयान, चंद्रयान,
इस तरह के आपको मिशन देखने शुरू हो जाते हैं। 2008 के आसपास से चंद्रयान पहली बार लॉन्च किया गया था। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ कि इसरो का पहले क्या था कि लोगों के लिए हम किस प्रकार से स्पेस टेक्नोलॉजी को यूज करें। अब किस पे हम शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे कि लोगों के लिए तो हम करेंगे ही, लेकिन हम अपने एक स्पेस एक्सप्लोरेशन की तरफ में अब बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, जिसका परिणाम क्या है तो मंगलयान, चंद्रयान और एक्सपोसैट उसका अगला कदम होगा। अब एक्सपोसैट क्या होता है तो देखिए, दरअसल में ये एक तकनीक होता है। एक्सपोसैट सैटेलाइट जो होते हैं ये एक तरह के सैटेलाइट होते हैं जो क्या करते हैं तो एक्स रेज जो स्पेस में अलग अलग जगहों से निकलती हैं, कोई ब्लैक होल है तो वहाँ से निकल रहा है, कहीं सुपरनोवा की घटना हो रही तो वहाँ से निकल रहा है, कहीं पर और कोई खगोलीय घटना हो रही तो वहाँ से निकल रहा है। इन सभी चीज़ों को डिटेक्ट करके क्या करते हैं तो उसका अध्ययन करते हैं, यानी कि स्पेस एक्सप्लोर करने की तरफ में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब पहले ये सब काम केवल नासा करता था और वो तो बहुत दिनों से काम कर रहे हैं सब चीज़ें, लेकिन अब धीरे धीरे हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जनता सेंट्रिक से के साथ साथ हम क्या हों तो स्पेस एक्सप्लोर करने पर थोड़ा सा आगे बढ़ें, क्योंकि आने वाले समय में ये सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा मजबूत सेक्टर होगा। आज से 50 साल बाद के विश्व की कल्पना कीजिए, जिसमें क्या क्या चीज़ें होंगी आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। तो इसी को लॉन्च किया जाएगा और लोअर अर्थ ऑर्बिट में इसको स्थापित किया जाएगा। डिटेल में ज़रा इसको समझ लेते हैं क्या है ये एक्सपोसैट मिशन। देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक्सपोसैट का अर्थ एक्स-रे ध्रुवन मापी उपग्रह है। पोलराइजेशन को मापता है ये। पोलराइजेशन तो आप जानते ही होंगे। यह भारत का अग्रणी ध्रुवन मापी पोलैरीमीटर मिशन है, जिसका उद्देश्य विषम परिस्थितियों में खगोलीय स्रोतों की विभिन्न गतिशीलता का अध्ययन करना है। कहीं पर भी स्पेस में कोई घटना हो रही है तो उससे जुड़े हुए जो एक्सरेज हैं उसका अध्ययन करना पड़ेगा हमें, और उस अध्ययन के आधार पर हम कुछ कंक्लूजन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। 2021 में लॉन्च किया गया नासा के इमेजिंग एक्सरे पोलैरीमीटर के बाद एक्सरे उपयोग करने वाला यह विश्व का दूसरा पोलैरीमीटर मिशन होगा। 2021 ईस्वी में नासा ने अपना एक पोलैरीमीटर को लेकर एक स्पेस मिशन लॉन्च किया था। उसके बाद से दुनिया में ये दूसरा मिशन होगा जो इसरो ही लॉन्च कर रही है और इसे 2023 में लॉन्च करेगी। अगला क्या है कि एक्सपोसैट इसरो का रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु कर्नाटक के सहयोग से विकसित किया जा रहा है और इसको हमने विकसित कर लिया है, बस ये अंतिम फेज में है, इसको हम लॉन्च कर देंगे। देखिए क्या है, ये पूरा सैटेलाइट आपको दिखाया गया है कि किस प्रकार से इसमें कौन कौन से प्लेटफॉर्म है। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। टेक्निकल में ज़्यादा मत जाइएगा, मेरी बातों को सुनिएगा ध्यान से। अगर आप टेक्निकल चीज़ों में ज़्यादा उलझ गए ना तो आप एग्जामिनेशन में, मेंस एग्जामिनेशन में लिख नहीं पाएंगे आप, क्योंकि आप नॉन टेक्निकल फील्ड से होंगे और बैकग्राउंड साइंस का नहीं होगा, या साइंस का होता भी है तो भी ये सब टर्मिनोलॉजी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक ना, क्योंकि नहीं समझ सकते हैं। जो चीज़ें कठिन होती हैं वो कठिन होती हैं, बस उसको याद कर लेना है, एक अंदाज़ा लगा लेना है कि क्या मिशन है ये, और उसी को अपने शब्दों में वहाँ पर लिख देना है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा चीज़ें आपको। एक्सपोसैट का वैज्ञानिक नीति भार क्या है भाई, तो एक्सपोसैट 2 वैज्ञानिक नीति भार वैज्ञानिक सैटेलाइट ले जाएगा। पृथ्वी की निचली कक्षा में प्राथमिक पेलिक्स एक्सरे ध्रुवन मापी उपग्रह और एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टाइमिंग, ये दोनों क्या है तो ये दोनों पेलोड होंगे। पेलोड क्या होता है, ये रॉकेट है, ये रॉकेट है, रॉकेट के ऊपर में यहाँ पर 2 सैटेलाइट ये पेलोड रखे जाते हैं। ये पूरा तो पूरा ईंधन ही होता है, ये पूरा रॉकेट है, यहाँ पर पेलोड रखे जाते हैं। ये सिस्टम पूरा नीचे गिर जाता है और ये पेलोड स्पेस में लोअर अर्थ ऑर्बिट में घूमने लग जाएंगे। ठीक है, और वहाँ से वो फोटो लेंगे, एक्सरे को डिटेक्ट करेंगे। फोटो लेना में जब मैं बोल रहा हूँ तो फोटो नहीं लेते हैं, एक्सरे डिटेक्ट करेंगे, अलग अलग सेंसर्स लगे होते हैं उसमें, और उसको पृथ्वी पर वापस भेज देते हैं। ओके, पेलिक्स खगोलीय स्रोतों से उत्पन्न होने वाले 8 से 30 केवी फोटोन के माध्यम एक्सरे से ऊर्जा रेंज में ध्रुवन मापी और ध्रुवीकरण का डिग्री और कोण जैसे ध्रुवीकरण मापदंडों का मापन करेगा। एक जो है वो क्या करेगा, 8 से 30 केवी के फोटोन का जो एक्सरे होगा उसको नापेगा, और दूसरा 0.8 से 15 केवी की ऊर्जा सीमा के मूल्यवान जो जानकारी होगी एक्सरे फोटोन होगा उसको नापेगा। दोनों का बस रेंज अलग अलग रखा गया है, बस ये ध्यान में रखिएगा। ओके, खगोलीय स्रोतों को समझने का महत्व। पोलैरीमीटर माप विभिन्न खगोलीय स्रोतों से उत्सर्जन प्रक्रियाओं को समझने हेतु एक उत्कृष्ट निदान प्रदान करता है, और ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे, सक्रिय आकाशगंगे, नाभिक, पल्सर, पवन निहारिका सहित खगोलीय स्रोत जटिल भौतिक प्रक्रिया तंत्र उत्पन्न करते हैं, जिन्हें वर्तमान में समझना चुनौतीपूर्ण है। इन्हीं सब चीज़ों को समझने के लिए मिशन लॉन्च किया गया। क्या ये पृथ्वी के लिए है? नहीं, ये आकाशीय घटनाएं, जो खगोलीय घटनाएं हो रही हैं उसका अध्ययन करेगा। आई थिंक सो कि मैं आपको समझा पाया हूँ कि क्या ये मिशन है। उद्देश्य समझिएगा, बाकी टेक्निकल चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। उद्देश्य समझ में आ गया होगा आपको कि ये नीचे नहीं ऊपर की तरफ में देखेगा। ठीक है,
आगे बढ़ें, अगले टॉपिक पर चलते हैं। और कुछ नहीं था इसमें। अगला है नेवल एक्सरसाइज के बारे में। ये इंडियन नेवी का सबसे बड़ा एक्सरसाइज हो सकता है। 50 देश करीब इसमें शामिल होंगे। IORA इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के लगभग सभी देशों को शामिल किया जाएगा। फरवरी 2024 में ये इंडियन नेवी का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास का आयोजन हिंद महासागर के क्षेत्रों में किया जाएगा, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है मिलान। क्या बोला मैंने? मिलान, MILAN मिलान एक्सरसाइज होगा 2024 के फरवरी में। तो इसको बस ध्यान में रखिएगा, PTA पूछा जा सकता है कि मिलान एक्सरसाइज किससे संबंधित है। ओके, अगले न्यूज़ पर चलते हैं। सेंटर एग्री टू एग्जामिन डिमांड फॉर लद्दाख सेफ गार्ड्स। देखिए, लद्दाख के जो लोग हैं ना, वो मांग कर रहे हैं कि हमें 6th शेड्यूल में शामिल कर दिया जाए। अब छठी अनुसूची ऐसा क्या है कि वो शामिल होना चाहते हैं? आपको पता है कि लद्दाख जो है उसको जम्मू कश्मीर से अलग करके 2019 में 5 अगस्त को जब धारा 370 के कुछ अंशों को निरस्त किया गया, उसके पश्चात से लद्दाख को अलग UT के रूप में स्थापित किया गया है। और वहाँ के लोग चाहते हैं कि वहाँ पर विधानसभा स्थापित भी ना हो, बस वो UT रहें और क्या हो तो वहाँ पर उनको 6th शेड्यूल में शामिल कर दिया जाए। तो छठी अनुसूची क्या होती है, इसको ज़रा सा डिटेल में समझ लेते हैं। छठी अनुसूची के तहत संरक्षित क्षेत्र वर्तमान में कौन कौन से हैं, ये भी देखेंगे जरा हम। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के तहत पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इसको ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार राज्यों के नाम ही पूछ ले जाते हैं। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यहाँ पर स्थापित होता है। जिला वाइज, जैसे आपने गारो खासी हिल्स को सुना होगा, तो ये सब क्या होते हैं? गारो, जयंतिया, खासी, ये क्या है? तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल होता है जो उस क्षेत्र में शासन करते हैं। और इस डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस जो काउंसिल होता है, इस पर वहाँ के मुख्यमंत्री का भी कोई अधिकार नहीं होता। राज्यपाल डायरेक्ट उस डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल के द्वारा शासन को स्थापित करते हैं। अगर राज्य सरकार ने कोई एक्ट पारित किया लेकिन डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल ने उस चीज़ को निरस्त कर दिया, तो उस क्षेत्र में वो एक्ट लागू नहीं होगा। ऐसे सिस्टम असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में बनाए गए हैं। किस लिए बनाए गए, अब उस पर आते हैं। जरा डिटेल में जाएगा लेक्चर, कोई बात नहीं, सुनिएगा। याद कीजिए अंग्रेजों का समय। अंग्रेजों ने जब नॉर्थ ईस्ट के भागों में जब प्रवेश किया, या जहाँ जहाँ पर भी जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश किया, वहाँ पर उनको हिंसक संघर्ष का सामना करना पड़ा, क्योंकि जनजातीय लोग अपने क्षेत्रों में किसी और के प्रवेश को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो इसके कारण से भारत सरकार ने सोचा, जब संविधान का निर्माण किया गया, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा कि क्यों ना हम कुछ ऐसा इंतजाम करें, अपने संविधान को इस तरह का फ्लेक्सिबल बनाएं कि जनजातीय क्षेत्र हमारे देश का हिस्सा भी हों और वो अपनी तरीके से शासन भी चला सके। तो इसीलिए इस तरह के प्रावधान संविधान में डाले गए थे, जिससे क्या हो, जनजातीय संघर्ष सरकार को न झेलना पड़े। ठीक है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की स्थापना की जाती है। ये स्वायत्त जिला परिषद आदिवासी संस्कृति की रक्षा, उसके संरक्षण की परिकल्पना करते हैं। ADC की स्थापना के पीछे तर्क यह है कि भूमि के साथ संबंध आदिवासी या जनजातीय पहचान का आधार है। भूमि और प्राकृतिक संसाधन पर स्थानीय जनजातीय लोगों का नियंत्रण सुनिश्चित कर उनकी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित किया जाता है। हालांकि कई बार इसके कारण से संघर्ष भी होता है, देखने को मिलता है आदिवासी और गैर आदिवासियों के बीच में। क्या है, छठी अनुसूची में शामिल क्षेत्रों के लिए विशिष्ट दर्जा क्या क्या होता है? छठी अनुसूची मूल रूप से अविभाजित असम के आदिवासी बहुल क्षेत्रों के 90% से अधिक आदिवासी आबादी के लिए लागू की गई थी। ऐसे क्षेत्रों को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बहिष्कृत क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया था। मूल रूप से ये उन्हीं के लिए लागू किया गया था। ये क्षेत्र राज्यपाल के सीधे नियंत्रण में थे। कौन सा क्षेत्र? तो यही क्षेत्र। संविधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय आबादी के अधिकार क्षेत्रों की रक्षा के लिए इन जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त स्थानीय प्रशासन के अधिकार को प्रदान करती है। यह विशेष प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 244(2), 275(1) के तहत प्रदान किया जाता है। छठी अनुसूची स्वायत्त जिला परिषद के माध्यम से इन क्षेत्रों को प्रशासन में स्वायत्तता प्रदान करती है और इसको डिस्ट्रिक्ट जो काउंसिल होता है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इसके प्रशासन में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इस परिषद को अपने अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले क्षेत्रों के संबंध कानून बनाने का, जिसमें भूमि, जंगल, खेती, विरासत, आदिवासी के स्वदेशी रीति रिवाज, परंपराओं आदि संबंधित कानून भी शामिल होते हैं। और इन्हें भूमि, राजस्व, कुछ अन्य करों को इकट्ठा करने का भी अधिकार होता है। एक तरह से ऑटोनोमस सरकार चलती है इन डिस्ट्रिक्ट्स में। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जो छठी अनुसूची में शामिल जगह है, उनमें ये सब चीज़ें होती हैं। आपको नहीं पता होगा इससे पहले, लेकिन आज पता चला है। ऑटोनोमस स्वायत्त जिले होते हैं, उस ज़िले में कोई भी कानून को धड़ल्ले से लागू नहीं किया जा सकता है। ADC शासन के 3 शाखा
विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका के संबंध विशिष्ट शक्तियां और जिम्मेदारी रखते हुए लघु राज्य की तरह में काम करते हैं। एक तरह से छोटे छोटे स्टेट होते हैं ये अपने जगह पर। मेघालय में देखिए कौन कौन से हैं ऑटोनोमस, खासी, जयंती और गारो 3 ऑटोनोमस हिल हैं। मिजोरम में चाकमा और लाई है और मारा है ऑटोनोमस हिल। त्रिपुरा में त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस हिल है। असम में डीमा, कार्बी और बोडोलैंड ये तीनों के तीनों ऑटोनोमस हिल्स हैं। छठी अनुसूची से जुड़ी समस्याएं क्या है? संवैधानिक सिद्धांतों का अवमूल्यन करता है, आदिवासी और गैर आदिवासी बहुत ज़्यादा विभेद करता है, आर्टिकल 14 और 15 का कहीं ना कहीं उल्लंघन करता है और इसके कारण से बहुत बार वहाँ पर क्या हुआ है तो संघर्ष भी हो जाता है। गौरतलब है कि 1972 में 20% के बाद से मेघालय में गैर आदिवासी आबादी में तीव्र गिरावट, 2011 की जनसंख्या मात्र 14% देखने को मिला। मेघालय के जो गैर आदिवासी लोग हैं वो उस राज्य को छोड़ रहे थे। शक्ति के कई केंद्र हो जाते हैं, एक सेंटर हो जाता है, एक राज्य हो जाता है, एक ऑटोनोमस हिल्स हो जाते हैं, तो एक ही आदमी कितने शक्तियों को के साथ लड़े? अब रहने वाला तो आदमी ही है ना, उसको पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कानून पता होने चाहिए, फिर राज्य सरकार अगर डिस्ट्रिक्ट से बाहर गया तो वहाँ राज्य सरकार के कानून है, फिर उससे बाहर आया तो भारत सरकार का अपने कानून है। तो एक ही आदमी कितने सारे शासक हो रहे हैं। एक एक्ट ईस्ट नीति से टकराव, छठी अनुसूची के तहत इस क्षेत्र में लागू प्रतिबंध एक्ट ईस्ट नीति के सफलता के मार्ग में एक अवरोधक रूप में काम करते हैं, जिसके लिए पूर्वोत्तर राज्य के भीतर निर्बाध कनेक्टिविटी विनिमय आवश्यक है। अब जैसे ही हम निर्बाध कनेक्टिविटी की बात करते हैं कि जनजाति लोग आ जाते हैं जंगल और ज़मीन को लेकर कि हम तो बनाने नहीं देंगे तुमको रोड, हम तो बिना रोड के ही खुश हैं, हमें रोड चाहिए ही नहीं। भारत सरकार बोलते ही नहीं रोड बना लो, बोलते नहीं चाहिए, बात ख़त्म। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इनर लाइन परमिट सिस्टम भी है। इनर लाइन परमिट प्रणाली की अवधारणा ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान प्रस्तुत की गई थी, जहां पर आदिवासी क्षेत्र में आज भी अगर आप इन क्षेत्रों में जाएंगे तो आप जैसे मान लीजिए बिहार से आप कहाँ जा रहे हैं, तमिलनाडु जा रहे हैं, आप ट्रेन में बैठिए चले जाइए, कोई आपको नहीं रोकेगा। वहाँ पर भी जहाँ आपको घूमना है घूमिए। लेकिन असम में, मेघालय में, इन सब जगहों पर अगर आप घूमने जाते हैं तो इनर लाइन परमिट आपको लेना पड़ता है। देश के अंदर में जाने के लिए एक तरह का छोटा मोटा वीज़ा सिस्टम कि आप उस क्षेत्र में जा रहे हैं तो आपको परमिट लेना पड़ेगा, तब जाकर उस क्षेत्र प्रवेश करो। परमिट पर लिखा होता है कि कितने दिनों के लिए आपको परमिट दिया गया है, उतने दिनों से ज़्यादा रहेंगे तो पकड़ के वहाँ से फिर बाहर कर दिया जाएगा। और ये भारतीय और विदेशी सब पर लागू होता है। इनर लाइन परमिट एक दस्तावेज है। ILP प्रणाली के तहत संरक्षित क्षेत्रों में जाने रहने के लिए किसी भी भारतीय नागरिक इस क्षेत्र से बाहर क्षेत्र शेष भारत से संबंधित को इसे प्राप्त करना अनिवार्य होता है। इनर लाइन परमिट की शुरुआत ब्रिटिश सरकार ने बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 के तहत में बंगाल के पूर्वी हिस्सों की जनजातीय सुरक्षा के लिए किया था। और बंगाल का मतलब आज के बंगाल से मत लगाइएगा, पूरा बांग्लादेश और मेघालय को सबको, असम को लपेट लीजिएगा, ठीक ना। 1873 कानून के तहत ILP पूर्वोत्तर के केवल 3 राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड पर लागू था। 2019 से मणिपुर चौथा ऐसा राज्य बना जहां ILP प्रणाली लागू की गई। 2019 से मणिपुर को भी ILP प्रणाली में शामिल कर दिया गया। विदेशी पर्यटकों को उन पर्यटन स्थलों की यात्रा करने के लिए संरक्षित क्षेत्र परमिट की आवश्यकता होती है, जो घरेलू पर्यटकों के आवश्यक इनर लाइन परमिट से भिन्न होता है। विदेशी क्षेत्रों को क्या दिया जाता है? PAP दिया जाता है, और घरेलू क्षेत्रों को क्या जाता है? घरेलू नागरिकों को क्या दिया जाता है? ILP दिया जाता है। दोनों अलग अलग होते हैं। विदेशी संरक्षित क्षेत्र आदेश 1958 के तहत इनर लाइन पड़ने वाले सभी क्षेत्रों, जैसा कि उक्त आदेश में परिभाषित किया गया है, को राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के तहत संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये पूरा इसी में शामिल करने की कौन बात कर रहा है? तो लद्दाख को बोल रहा है कि हमें भी ये सब सुविधाएँ चाहिए, हमारे यहाँ भी जनजातीय लोग रहते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हमें भी थोड़ा सा क्या करो तो रियायत दे दो, हमें भी छठी अनुसूची में शामिल कर दो। अगले टॉपिक पर अगला टॉपिक बिहार स्पेशल संबंधित है। क्या है ये? तो 26 नवंबर 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के परिवहन विभाग ने मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का अधिसूचना जारी कर दी है। इस योजना का संचालन 2025 से 26 तक होगा। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना की शुरू कर दिया गया, अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिला मुख्यालय के प्रखंडों को छोड़कर शेष 496 प्रखंडों के में योजना के तहत प्रति प्रखंड 7 लाभुकों को बस की खरीद के लिए 5 लाख रुपए तक अनुदान दिया जाएगा। प्रत्येक ब्लॉक से 7 लाभुक मतलब लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को बस खरीदने के लिए अनुदान दिया जाएगा। बस लेके क्या करेंगे वो बताइए? विभागीय जानकारी के अनुसार चलाएंगे भाई बस लेकर, और क्या करेंगे। योजना के अनुसार लाभुकों के चयन के लिए प्रखंडवार और कोटिवार वरीयता सूची बनाई जाएगी। इसमें जाति के बाद वरीयता का आधार मैट्रिक की शैक्षणिक योग्यता होगी। अधिकतम अंक वाली को वरीयता दी जाएगी। ले यहाँ पर भी उन्होंने अंक लगा दिया गुरु, मैट्रिक वाला, ठीक है। जाति के बाद वरीयता का आधार, पहला कौन सा वरीयता होगा? तो जाति, दूसरा शैक्षणिक। हम बिहार के निवासी हैं, हम पहले प्राथमिकता जाति को देते हैं, उसके बाद हम शिक्षा दीक्षा देखते हैं किसी की भी, ठीक है।
अंक समान होने पर अधिक उम्र वाले को वरीयता मिलेगी। अब अंक अगर समान है तो उम्र भी ज़्यादा वाले को देंगे, अगर उम्र भी मिल गया तो क्या करेंगे, कोई और फॉर्मूला होगा। योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे, जिसका लिंक परिवहन विभाग की वेबसाइट पर है। जो लोग 10वीं पास हैं कृपया करके अप्लाई कर लें। आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, मैट्रिक योग्यता का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस की प्राप्ति भी प्रति देनी होगी। इसके बाद आवेदक को एक यूनिक नंबर दिया जाएगा। खरीदे गए वाहन को 5 वर्ष तक बिना अनुमंडल पदाधिकारी के लिखित स्वीकृति के लिए बेचा नहीं जा सकेगा। विभाग के अनुसार तैयार वरीयता सूची के आधार पर लाभुकों के चयन के लिए 3 सदस्यीय चयन समिति बनेगी, जिसका अध्यक्ष जिला पदाधिकारी होंगे और जबकि उप विकास आयुक्त तो जिला परिवहन पदाधिकारी सदस्य सचिव भी होंगे। ये सब मिलकर जो लाभार्थी हैं उनकी पहचान करेंगे और उनके बाद फिर उनको बस खरीद कर दिया जाएगा और बस लेकर क्या करेंगे, वो चलाएंगे। बस के खरीदने के बाद उससे जुड़े कागजात DTO कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। आवश्यक जाँच के बाद लाभुक के खाते में ऑनलाइन राशि भेज दी जाएगी और राशि के लेकर क्या करेगा वो, तो राशि लेकर सबसे पहले बस खरीदेगा। बस खरीद कर क्या करेगा, बस पता ही है आगे। चलिए, थैंक यू सो मच। आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं पर है। ओके।